हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम ऐसे बैंक की बात करेंगे जिसने लोगों के कपड़े फाड़ दिए और ये इस बैंक का नाम है यस बैंक। जी हाँ दोस्तों, आज हम यस बैंक के शेयर का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस बैंक में जो अभी लोगों का डर बना हुआ है, क्या ये लोगों का डर रहना चाहिए या उनको पूरा फ्री हो जाना चाहिए यस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियोस रोज आती रहेगी और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यस बैंक क्या काम करता है। तो मैं बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि बैंक क्या काम करता है ये आप सभी को पता है कि बैंक सबसे पहले डिपॉजिट लेता है, फिर उसके ऊपर लोन देता है महंगे रेटों पे, और उसके बीच का जो फर्क होता है परसेंटेज का, वो बैंक की कमाई होती है। लेकिन हमको ये जानना है कि क्या बैंक एक अच्छा खासा मुनाफा हमको दे सकता है अगर हम इसके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम यस बैंक की बात करें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जबकि इसकी अभी मतलब पहले ये टॉप 5 बैंकों में से एक था ये इंडिया के अंदर। अब ये थोड़ा नीचे चला गया क्योंकि ये बैंक में खासी गिरावट आई है और इसके चलते मतलब थोड़ा प्रमोटर्स का घपला वगैरह हुआ था। आप सभी को ये न्यूज़ पता ही होगी। तो ये कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब हर तरह की बैंकिंग सर्विस ये प्रोवाइड करवाता है। तो अब हमको इसके फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के, कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। अगर अभी आप कंपनी के पीई रेशियो की बात करोगे तो कंपनी का जो पीई रेशियो है वो भी -0.55 है। तो मतलब कंपनी थोड़ी घाटे में चल रही है। लेकिन अगर आप कंपनी के, ये तो मार्च 2020 तक से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप कंपनी को उसके बाद के अगले 6 महीने का देखोगे तो मतलब कंपनी ने Q1 जो कि था अप्रैल से जून, उसके अंदर 45 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। और उसके बाद जो कंपनी का Q2 था, जिसके अंदर मतलब जो अपने जुलाई से लेके सितंबर तक, उसके अंदर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 129 करोड़ आई है। तो वो ये दिखा रही है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए कि लगभग 3 टाइम्स हो गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो ये एक पॉजिटिव बात है बैंक से लेके। लेकिन अभी आप बोल रहे होंगे कि ये शेयर आपको सस्ते में मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेक्टर का पीई देखिए 23.12 का है और ये लगभग 1 के पीई पे ही मिल रहा है आपको। और अगर रही बात सेक्टर के पीबी की, तो सेक्टर का पीबी लगभग 2 गुना चल रहा है, और जबकि इसका पीबी रेशियो देखिए 0.71, मतलब इसका जो ओरिजिनल बुक वैल्यू है वो लगभग है ना 13-14 रुपए के लगभग है, और अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 0.71 के पीबी रेशियो पे। जो एग्जैक्ट बुक वैल्यू है वो तो आपको आगे वाली स्लाइड में पता पड़ ही जाएगी। और अभी रही बात डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड तो अभी कंपनी लॉस में चल रही है, इतना बढ़िया प्रॉफिट आ भी नहीं रहा है, तो इसके चलते डिविडेंड कंपनी दे भी नहीं रही है। और सेक्टर की डिविडेंड की बात करोगे तो आप 0.76% की ही डिविडेंड यील्ड है, 1% से भी ऊपर नहीं है। और रही बात इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कंपनी की खासी ज़्यादा है, 30,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ज़्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की लगभग सिर्फ 20,000 करोड़ ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब ये कंपनी की अगर आप रेवेन्यू को देखोगे, रेवेन्यू और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, तो अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यूज हर साल बढ़ रहे हैं, इसमें कंपनी के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो पिछले फिस्कल ईयर जो कि मार्च 2020 था, उसके अंदर कंपनी को खासा लॉस हुआ है। अब खासा अगर टू बी एग्जैक्ट अगर बोले तो लगभग 16,000 करोड़ का बैंक को लॉस हुआ है। उसके चलते आप देख सकते हो कि बैंक में क्या गिरावट आई है। पहले ये बैंक 300-400 के लगभग ट्रेड होता था, अभी बैंक की वैल्यू कचरे के भाव जैसी हो गई है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। अभी पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बैंकिंग के जो होते हैं उनके अंदर मतलब जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो मेन है ना प्रमोटर्स द्वारा नहीं चलाए जाते। ये बैंक की जो होल्डिंग्स होती है वो अधिकतर DII FII के पास होती है और थोड़ा बहुत पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी होता है। तो अगर हम इसमें म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी नी के बराबर होल्डिंग है, लेकिन इसके अंदर मेन DII के पास लगभग 50% की होल्डिंग है।
तो आप ये कह सकते हो कि DIA एक तरीके से इसका एक मेन ओनर भी है। अगर उसका स्टेक इसके अंदर थोड़ा सा भी गिरता है या थोड़ा सा भी बढ़ता है तो शेयर में उसका एक अच्छा रीजन बन जाएगा उसको ऊपर या नीचे जाने का। और रही बात FII की, तो FII की लगभग 11-12% की होल्डिंग है। और अदर पार्टीज आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके मतलब अधिकतर कंपनीज के अंदर 20% से ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे को बहुत खुशी हुई है कि रिटेल इन्वेस्टर्स एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे 40% की होल्डिंग्स उनके पास है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। मेरे को एक बढ़िया बात लग रही है यहाँ पे। अब वो क्यों बढ़िया बात लग रही है, अब रिटेल इन्वेस्टर्स क्या पैनिक हो जाता है, मतलब थोड़ा सा रेट बढ़ेगा वो बेच देगा, फिर उस समय DIA घुसेगा। तो ये धीरे धीरे आप देखोगे ना फ्यूचर में तो DIA और FII की होल्डिंग बढ़ जाएगी और अपने 25% के लगभग रिटेल इन्वेस्टर आ जाएगा। और रही बात इसकी टॉप लाइन की, अगर आप इसकी टॉप लाइन देखोगे तो टॉप लाइन में कंपनी के लिए कोई भी दिक्कतें नहीं बनी हुई है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप एक तरीके से देखिए, कंपनी भले घाटे में आ गई है लेकिन 21,000 करोड़ के कंपनी ने प्रोविजन बनाया, 21,000 करोड़ के। पिछली बार देखो कि 5,700 से इतके लगभग थे, इस बार हो गए 28,000, तो मतलब पिछले साल के मुकाबले 22,000 करोड़ का प्रोविजन में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये खासी अच्छी बात है कंपनी के नजरिए से। तो मतलब कंपनी को पता है कि उनके यहाँ पे अनसर्टेनिटी होने वाली है, तो उन्होंने पहले से प्रोविजन बना रखे हैं। तो इसीलिए आप ये मत देखिए कंपनी घाटे में। और अभी उसके बाद तो अगले 2 क्वार्टर में तो कंपनी को लगातार प्रॉफिट हुआ है और उसमें भी कंपनी ने प्रोविजन बनाया, तो कंपनी की प्रोविजन खासे अच्छे हैं। ये जो प्रोविजन है ये बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ज़्यादा है, HDFC बैंक के भी लगभग इतने ही है। तो ये एक अच्छी बात है यस बैंक से रिलेटेड। अब इसके अर्निंग पर शेयर को अगर आप देखोगे तो अर्निंग पर शेयर इसका गिरा पड़ा है। अब वो क्यों गिरा पड़ा है, भाई साहब नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कंपनी के पहले से ज़्यादा हैं, तो उसके चलते जो कंपनी कमा रही है तो उसमें भी दिक्कतें हैं। लेकिन ये मार्च 2020 तक का डेटा है जब कंपनी ने खासा घाटा किया था, लेकिन अभी अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव हो गया है क्योंकि कंपनी ने 45 करोड़ का प्रॉफिट तो पहले क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर में 129 करोड़। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप इसको निकालते हो तो कंपनी का लगभग जो प्रॉफिट है वो निकल के आता है लगभग 350 करोड़ के लगभग। और मेरे ख्याल से अभी बैंक अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस का देखोगे प्रॉफिट, मेरे ख्याल से 1000 करोड़ से ऊपर वो प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है एट द एंड ऑफ द मार्च 2021। और रही बात इसकी बुक वैल्यू की, अभी बुक वैल्यू तो कंपनी की घटेगी क्योंकि कंपनी खासे घाटे में आ गई थी। फिर अभी बैंक को थोड़ा दिक्कत भी हुआ था, बीच में ऑपरेशन बंद करने पड़ गए थे, तो इसके चलते अब इसकी बुक वैल्यू में गिरावट है। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज है इसके शेयर होल्डर्स के लिए कि ये बुक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है। आप देखिए ये 17 पे चल रही है और वेब की मार्केट प्राइस 12.5 रुपये चल रही है, तो मतलब अभी आप इसमें लगभग 13 रुपये पे ऑन एन एवरेज मान रहा हूँ, 13 रुपये पे अगर शॉर्ट शेयर खरीदते हो मतलब बुक वैल्यू तक तो टच करेगा ही मेरे ख्याल से। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो आप मान सकते हो लगभग आपको 400-500 रुपये का मुनाफा आसानी से हो जाएगा। और रही बात इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज की, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी में लोगों को ट्रस्ट है और कंपनी धीरे धीरे लोगों के ट्रस्ट की बदौलत अपनी प्रीमियम सर्विसेज पे प्रीमियम प्राइस लेना चालू कर रही है। रही बात इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो उसमें मैंने आपको पहले बोला कि प्रोविजंस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। और सही बात है कि अभी ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे क्योंकि बैंक को बीच में ऑपरेशन बंद करने पड़ गए थे, तो उसके चलते बैंक को दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अभी आपको नहीं देखना चाहिए। और इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो इसमें तो गिरावट हुई है। ये मार्च 2020 तक का डेटा जो भी मैं आपके पास लेके आया हूँ, क्योंकि उसके बाद का जो डेटा होता है ना वो अच्छे से मिलता नहीं है, तो इसीलिए आप इस पर सेटिस्फाई हो जाइए। लेकिन मैं आपको एडिशनल भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप उसको जरूर सुनिए। इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन में तो गिरावट होगी, लगभग 16,000 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ है। तो ये सीधी सी बात है कि कंपनी को इसमें कम प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कंपनी का गिरेगा। लेकिन आने वाले साल में ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब मैं अप्रैल में इसके लिए आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा तब आपको दिखेगा कि लगभग 10% का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आपको जब दिखेगा।
और रही बात इसके रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज का सीधी सी बात है कि घाटे में ही जाएगा, क्योंकि कंपनी 16,000 करोड़ का घाटा की है, तो ये सीधी सी बात है कि कहीं घाटे में ही जाएगा। लेकिन आने वाले साल में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा, और मेरे ख्याल से आने वाले कुछ और सालों में तो और ही बढ़िया ये देखने को मिल सकता है। और रही बात रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का खासा ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी कंपनी के गिरे, क्योंकि भाई साहब मेन बैंक बिरखा क्यों है, बैंक में इतनी गिरावट देखने को क्यों मिली, क्योंकि बैंक के एनपीए कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, और बैंक के जो ओनर थे या फिर सीईओ, उन्होंने क्या कहते हैं कि अपने मतलब बिना पूछे, मतलब कोई प्रोसेस वगैरह नहीं, उससे पहले उन्होंने लोन दिए, और उसके चलते इनके एनपीए बढ़ते चले गए। इसीलिए बैंक का क्रैश होने का मेन कारण ही यही है, एनपीए इंक्रीजिंग। अब जब एनपीए इंक्रीज होते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत बैंकों के लिए वही होती है, फिर बैंकों को पैसा नहीं मिलता, भले वो कितना भी प्रोविजन क्यों ना बना ले। इसका कासा रेशियो देखोगे आप, कासा रेशियो में भी गिरावट हुई है। अब कासा रेशियो इसका पहले आप देखिए 36% था, उसके बाद गिरावट हो गई है। अब वो क्यों हुई है, क्योंकि भाई साहब थोड़ा अभी बैंक कितना घाटे मतलब न्यूज में चल रही है कि बैंक में ना मतलब वो बहुत घपला हो रहा है, ओनर वैसा है, पहले सीईओ वैसा था, वो था, तो इसके चलते लोग अपने करंट अकाउंट खाते बंद करवा देते हैं। लेकिन आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन लोगों में ट्रस्ट आ रहा है, यस बैंक में फिर से कस्टमर बेस बढ़ रहा है। और अभी अगर आप टोटल डिपॉजिट देखोगे तो एचडीएफसी बैंक के लगभग बैंक का भी टोटल डिपॉजिट्स है, तो ये मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर इसके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को देखोगे तो सीधी सी बात है इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, कंपनी घाटे में गई है 16,000 करोड़ के, सीधी सी बात है कि इसमें भी आपको ये घाटा देखने को मिलेगा। अब कंपनी की नेट इनकम है लगभग 10,000 करोड़ के लगभग, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है कंपनी का 8.5% के लगभग, नेट एनपीए देखिए आप, यहीं पे तो बैंक लटक गया, 5% की मैन का नेट एनपीए, मतलब लगभग 100 में से 5 लोगों का रहना मतलब पैसा कंपनी के पास नहीं आ रहा है, तो ये कंपनी के लिए खासी दिक्कत वाली बात है। अगर इसके रिटेल और जो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं उनकी अगर एडवांसेस की बात करें तो 44% का लोन उन्हीं के पास जाता है, मतलब कॉर्पोरेट का खासा बैंक के अंदर कम है। अब इसके शेयर होल्डिंग मॉडल्स हैं जो कि आपके 31 मार्च 2020 को इनकी होल्डिंग थी। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 48%, आईसीआईसीआई बैंक 8% के लगभग, एचडीएफसी 8% के लगभग, एक्सिस बैंक 5% के लगभग, कोटक महिंद्रा लगभग 3.5% के लगभग, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और अदर का 21%। तो मतलब बैंक मतलब पूरा डूबने को आ गया था, और ये जो बैंक थे जिन्होंने मतलब कि अपना बैंक को सपोर्ट किया और बैंक को डूबने नहीं दिया, और ये बहुत जरूरी था। अगर ये बैंक सपोर्ट नहीं करते तो बहुत सारे लोगों के जिनके यस बैंक में खाते थे वो लोग रोड पे आ जाते, क्योंकि उनका पैसा, बहुत सारा पैसा बैंकों के अंदर पड़ा हुआ था। तो ये कब, और पहले यस बैंक का कस्टमर बेस भी खासा ज्यादा था। अब इसके एटीएम की बात करते हैं, भाई साहब एटीएम देखिए लगभग 1500 के लगभग कंपनी के एटीएम है, तो बहुत बड़ा बैंक है ये। और इसकी ब्रांचेज देखिए, पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क, मतलब लगभग 1200 के लगभग बैंक के ब्रांचेज भी है। और अगर इसके स्पोक ब्रांचेस की बात करें तो ये भी 850 के लगभग है, हब ब्रांचेज 250 से ऊपर, और इसके बीसी मैंड बैंकिंग आउटलेट की बात करें तो वो भी 21 है। तो मतलब बैंक खासा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक एक मल्टी बैगर बन सकता है। अब क्या करना है, इस बैंक को लेना है कि नहीं लेना है? देखिए मेरी बात सुनिए, इस बैंक मेरे को बहुत पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है। अब यस बैंक मेरे को क्यों बढ़िया लगता है, आप तो बोल रहे होंगे कि इस बैंक ने लोगों के कपड़े फाड़ दिए, वो फाड़ दिए, अरे लेकिन बैंक ने भले ही कपड़े फाड़ दिए, लेकिन जो अभी कंपनी के नए सीईओ आए हैं वो कंपनी के खासे अच्छे हैं, और कंपनी का मैनेजमेंट भी अभी खासा अच्छा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि यस बैंक अभी कस्टमर के ट्रस्ट जीत रहा है, तो धीरे धीरे यस बैंक में आपको एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अभी कंपनी का अगर आप एनुअल बेसिस पे अगर देखोगे, अभी मेन ये जो शेयर है ये 12.5 रुपये पे क्यों मिल रहा है आपको, ये शेयर का भी एक्चुअल प्राइस लगभग 40-45 रुपये है अगर आप देखोगे तो। लेकिन
नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ज़्यादा हो गए। अभी आपको पता होगा इसका फर्दर पब्लिक ऑफर आया था, तो बैंक ने अच्छे खासे शेयर इशू किए थे। तो उसके चलते क्या हो गया है कि डिमांड उतनी नहीं है शेयर की, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब फ्री फ्लो में सप्लाई हो रही है। तो आप देखिए कि शेयर का भाव कैसे बढ़ेगा। तो इसमें अगर शेयर का भाव बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से अगर FII कुछ अच्छा खासा बाइंग करती है तो मेरे ख्याल से लगभग यहाँ से आपको 20-25% की आराम से बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन और मैं इसके अलावा और ये कहता हूँ कि ये जो शेयर है यस बैंक लिमिटेड अभी लगभग 500 करोड़ कमा रहा है। अब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि आने वाले मतलब 5 साल के बाद ये शेयर आपको लगभग मतलब इसकी अर्निंग, बैंक की अर्निंग पूरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 5000 करोड़ की अर्निंग होगी। तो अगर आप देखिए कि 10 टाइम्स अगर कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है तो मेरे ख्याल से लगभग 15 टाइम कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए। तो 12 × 15 लगभग 300 के लगभग, 300 नहीं, मैं गलत बोल दिया, 12 × 15 लगभग 180-200 के लगभग कंपनी के शेयर का प्राइस होना चाहिए आज से 5 साल बाद, अगर उसकी अर्निंग 5000 करोड़ हो जाती है। तो ऐसा मेरे को लगता है कि बैंक 5000 करोड़ 5 साल के अंदर कमाने लग जाएगा और एक अच्छी पोजीशन में, जो इसकी पहले वाली पोजीशन थी उस पोजीशन में ये बैंक आ जाएगा। अब ये मेरा मानना है, अब आपका मानना कुछ और भी हो सकता है। अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, ये मेरी पिक्चर है, लेकिन इसके अंदर मैंने अपनी पोजीशन अच्छी बना रखी है, अच्छी खासी, मतलब मेरी होल्डिंग का लगभग 20-25% मैं यस बैंक को होल्ड करता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं मेरे व्यूअर्स को भी बता दूँ कि ये एक बैंक अच्छा खासा है। और मेरे ख्याल से आपको इस बैंक में ये सोच के पैसा लगाना चाहिए कि मतलब इसमें अगर पैसा नहीं मिला ना तो भी आपको चलेगा। ज़्यादा लगाने को मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। अगर आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो तो 4000 रुपये का बिल तो बनते ही होगा, 4-5 हज़ार रुपये का मिनिमम। तो वैसे ही इसमें 5000 रुपये डाल दीजिए, फिर उसके बाद अगर रिटर्न आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो वाह। बस ऐसे ही सोचिए कि मैंने होटल का खाना खाया तो मेरे 5000 रुपये लग गए, तो 5000 डाल दीजिए, अगर अच्छा खासा रिटर्न मिल गया तो रख लेना। लेकिन हाँ, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बात मत भूलिएगा, क्योंकि पेशेंस मतलब लगभग मिनिमम 5 इयर्स का होल्ड तो मैं लेके चल रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि 5 साल तक तो मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो आपको भी यही सोच के लेना है। तो अगर शॉर्ट टर्म में बोलोगे कि यार मैंने 12.5 रुपये में ले रखा है शेयर को, ये भैया यार 1 रुपया 2 रुपया कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम आपको इसको 5 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। और मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि मल्टी बैगर तो ये स्टॉक बन ही सकता है, और मतलब लगभग आप इसको 5 साल में 100 रुपये के लगभग देख सकते हो। तो मैं होप करता हूँ कि आपको यस बैंक के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इसी तरह किसी और शेयर का एनालिसिस चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।